हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी किस देश की हैं? तो ये हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया? तो होप नाम से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख बनाया गया? तो अभी हाल ही में शब्बीर खंडवाला को दोस्तों बीसीसीआई एसीयू यानी बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख बनाया गया है। बीसीसीआई तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख बनाया गया है शब्बीर खंडवाला को। ये गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, साथ ही साथ ये लोकपाल के सदस्य भी रह चुके हैं। लोकपाल क्या होता है, अम्बुड्समैन क्या होता है, इस पर मैंने आपको फुल डिटेल वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं सर्च करके। तो ये अजीत सिंह शेखावत जी की जगह लेंगे शब्बीर खंडवाला, यानी इससे पहले अजीत सिंह शेखावत जी थे। बीसीसीआई के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना हुई थी 1928 को। हेडक्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। सौरभ गांगुली जी इसके अध्यक्ष हैं और जय शाह इसके सचिव हैं। अच्छा, जय शाह को दोस्तों, जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। एसीयू का फुल फॉर्म एंटी करप्शन यूनिट। क्लियर? अच्छा, बीसीसीआई ही दोस्तों आईपीएल का आयोजन कराता है, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन कराता है और आईपीएल 2021 कल से शुरू हो रहा है। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है कल, आप लोग जाइए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताया गया है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स अभी तक बने हुए हैं आईपीएल में, आने वाले दिनों में क्या क्या बन सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, दिन वाली जो वीडियो आती है उसमें रिस्पॉन्स कम आता है, यूट्यूब का रिकमेंडेशन ठीक से हो नहीं पाता है। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखा कीजिए, जिससे दिन वाली जो वीडियो आया करे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ये जरूरी है। बेल आइकन अगर आप प्रेस किए हो तो एक बार फिर से अनप्रेस करके फिर से प्रेस करो और ऑल पर क्लिक कर लेना, ठीक है, जिससे सारी नोटिफिकेशन आए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में पृथ्वी शाह को दोस्तों बनाया गया स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर। पृथ्वी शाह कौन है? पृथ्वी शाह दोस्तों एक क्रिकेटर हैं और इनको अभी हाल ही में स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पृथ्वी शाह अभी चर्चे में तब आए थे जब अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी और उसमें 800 रन इंडिविजुअली इन्होंने बनाए थे। ठीक है, व्यक्तिगत स्कोर 800 रन किसी विजय हजारे ट्रॉफी में बनाने वाले ये पहले और इकलौते खिलाड़ी हैं। पृथ्वी शाह किस टीम से खेल रहे थे? मुंबई की टीम से खेल रहे थे। कहाँ की टीम से? मुंबई की टीम से खेल रहे थे और मुंबई की टीम ने ही तो इस बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता है ह्यूबर्ट हरकज ने। किसने? ह्यूबर्ट हरकज ने जीत लिया है मियामी ओपन का टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब, मेंस सिंगल का खिताब। विमेन सिंगल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, एश्ले बार्टी ने जीता हुआ है। अब मेंस सिंगल जानिए, ह्यूबर्ट हरकज ने जीत लिया है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं पोलैंड के खिलाड़ी। ठीक है, एश्ले बार्टी जो थी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ठीक है, तो ह्यूबर्ट हरकज पोलैंड के खिलाड़ी हैं और पोलैंड में ये मास्टर्स का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, मियामी ओपन मास्टर का खिताब जीतने वाले। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया। किसे? जेनिक सिनर को हराया है इटली के।
ओके, टेनिस टूर्नामेंट आया है, टेनिस ग्रैंड स्लैम। रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, साल का पहला होता है, सबसे पहला होता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये हो चुका है। इसमें पुरुष सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं, और वीमेंस सिंगल का यानी महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि हैं जापान की। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, उसके बाद होगा विंबलडन ओपन और फिर होगा यूएस ओपन। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही? क्योंकि 7 अप्रैल को ही दोस्तों 1948 में 1948 में हुई थी WHO की स्थापना। 1948 में हुई थी 7 अप्रैल के दिन, इसी वजह से ये मनाया जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी याद में 7 अप्रैल 1950 से ये मनाया जाना शुरू हुआ, यानी 2 वर्ष बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ। तो जब 2 वर्ष बाद से मनाया जाना शुरू हुआ है तो इस बार ये 71वां है। ठीक है, 71वीं बार ये मनाया जा रहा है। 2021 की थीम की बात करें तो थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। क्या है? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, ये है इस बार की थीम याद रखिएगा, छोटी है, इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और टेड्रोस एधनोम जी इसके वर्तमान में हैं महासचिव। ये इनका नाम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पिछली साल से ही बहुत ज़्यादा चर्चे में है। WHO में कुल सदस्य देश है दोस्तों 164। WHO की थीम है क्रिएटिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए NV रमना। कौन? NV रमना जी। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो वर्तमान में जस्टिस हैं, जस्टिस बोबड़े जी, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के लिए रिकमेंडेशन भेजा है, और उन्होंने रिकमेंड किया था NV रमना को। तो NV रमना को मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई है। तो अब ये होंगे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि होंगे भारत के भी 48वें मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल अगस्त 2022 तक है। ठीक है, तो अब अगस्त 2022 है, तो ये अगस्त के पहले यानी जुलाई 2022 में ये भी अपना उत्तराधिकारी रिकमेंड करेंगे। मैंने आपको बताया था 1 महीने पहले ही जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है वो 1 महीने बाद जब रिटायर होने वाला होता है तो उसके पहले ही रिकमेंड करता है कि उसके अनुसार किसे चुना जाना चाहिए अगला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर नियुक्ति होती है और मंत्रिमंडल की मंजूरी भी होती है, शपथ फिर दिलाता है राष्ट्रपति। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देना होता है तो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 124 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन आपको जानकर के एक हैरानी होगी दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि कैसे नियुक्त किया जाएगा या प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सिर्फ ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्लियर? तो जस्टिस CV रमना जी होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है तरुण बजाज जी को। किसे? तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है। ये आए हैं अजय भूषण जी की जगह पर नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में। राजस्व सचिव जो होता है दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी का ये कार्यभार देखता है। वित्त सचिव हुआ, राजस्व सचिव हुआ, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। क्लियर? तो तरुण बजाज होंगे नए राजस्व सचिव। आप लोग को बहुत ही जल्द कौन क्या है की भी वीडियो मिलेगी, आपको बहुत ही जल्द ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मिलने वाली है, अपडेटेड वीडियो ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों जेफ बेजोस। लगातार 4 वर्षों से, पिछले 4 बार से लगातार टॉप पर बने हुए हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में। तो इसमें टॉप पर ये हैं। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है एलन मस्क स्पेस एक्स के। जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक हैं। थर्ड पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड LVMH के। ठीक है, और अगर किसी इंडियंस की बात की जाए तो मुकेश अंबानी दोस्तों टॉप 10 में जगह बना लिए हैं।
टॉप 10 में ये हैं 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स सूची का दोस्तों ये 38वां संस्करण है और इस संस्करण में, इस एडिशन में ऐसा पहली बार हुआ जब 2755 बिलियनियर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, शामिल किया गया इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में, ऐसा पहली बार हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा की? तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो इस बार के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। कारण है कोविड-19 का डर। इस वजह से उत्तर कोरिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले रहा है। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों इसी साल शुरू होने वाला है, 23 जुलाई 2021 से शुरू होगा, 8 अगस्त तक चलेगा। हम लोग इससे कहेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। भले ही ये हो रहा है 2021 में, लेकिन नाम इसका हम लोग कहेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही। ओके, कोविड-19 के कारण 1 वर्ष ये डिले हुआ है। ठीक है, अच्छा, उत्तर कोरिया जो है इससे पहले भी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है। कब हुआ है? 1984 में, 1984 में और 1988 में। 2 ओलंपिक में इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने अपने देश के खिलाड़ियों को शामिल करने से मना कर दिया था। ठीक है, कारण क्या था? कारण जानने के लिए जानिए कहाँ पर हुआ था। देखिए, लॉस एंजल्स में हुआ था 1984 का ओलंपिक और 1988 का हुआ था सियोल में। अब आप लॉस एंजल्स जानेंगे कहाँ पर है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और अमेरिका है उत्तर कोरिया का दुश्मन। इसके बाद सियोल देख लीजिए। सियोल तो है दोस्तों दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तो विवाद रहता ही है। तो इन दोनों वजहों से इसने मना कर दिया था, यानी दुश्मन देश थे तो दुश्मन देश में जाने से मना कर दिया था। तो 2 वो कारण हुए इस बार, लेकिन कोविड-19 का कारण है। ठीक है, अच्छा, अब टोक्यो ओलंपिक तो हो जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। इसके बाद शुरू होगा पैरालंपिक्स, वो भी वहीं पर होगा, 24 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा, जापान के शहर टोक्यो में। अगला जो इसके बाद का ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में। ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस में होगा इसके बाद का ओलंपिक। ठीक है, यानी 2024 का जो होगा। और इसके पहले की अगर बात करें तो रियो ओलंपिक हुआ था। रियो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? 2016 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, भारत के अभी तक कितने मेडल आए हैं, किस किस क्षेत्र में आए हैं, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। तो आप सर्च कीजिएगा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, मिश्रा जी टेक्निकल या MZT एजुकेशन लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। अगला देखते हैं। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया? तो दोस्तों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने भी अपना नया अनुमान जारी किया है। अपना पुराना अनुमान बदला है, चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। IMF ने बताया है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी 12.5%, 12.5%। अब पिछला अनुमान इसका था 11.5%, यानी 1% इसने ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, अभी पिछले दिनों में वर्ल्ड बैंक ने भी अपना अनुमान चेंज किया था। वर्ल्ड बैंक ने बताया 10.1% होनी चाहिए उसके हिसाब से। फिच रेटिंग्स ने बताया 12.8% होगी उसके हिसाब से। मूडीज ने बताया था 13.7% होगी उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट। क्लियर? अब ये ग्रोथ रेट होता क्या है, GDP ग्रोथ रेट होता क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों समझिए GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में देश की जो सीमा होती है, बॉर्डर होती है, उसके बॉर्डर के अंदर जितनी भी सर्विसेज का, जितने भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उन सभी के योग को कहा जाता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रति वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष में किस हिसाब से बढ़ता घटता है, कितने रेट से घटता बढ़ता है, इसे कहते हैं GDP ग्रोथ रेट। और यही ग्रोथ रेट का ही अनुमान लगाते हैं ये कंपनियां, ये एजेंसियां। क्लियर है बिल्कुल? तो इसी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है कि 2022-21 के जो फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें 12.5% की दर से भारत की GDP की ग्रोथ होगी। ठीक है, IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में ही है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी MD हैं, वो हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला देखते हैं।
किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों फेमस जर्नलिस्ट डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री नागरिक सम्मान से इन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था। काफी फेमस ये पत्रकार थी, साथ ही साथ शिक्षाविद भी थी और ये मौलाना आज़ाद कैंपस औरंगाबाद की अध्यक्ष भी थी। मौलाना आज़ाद कैंपस के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रफीक जकारिया जी, उनकी ये पत्नी थी। स्वर्गीय रफीक जकारिया जी दोस्तों केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो उनकी वाइफ थी ये और अब ये मौलाना आज़ाद कैंपस की अध्यक्ष भी थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए दोस्तों शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को शेयर किया करो जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे, ठीक है, और मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किसे कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। ये सभी किसी न किसी क्षेत्र के नोबेल कहे जाते हैं। आप लोग को सबके बारे में बताना है। अगला, सिक्किम राज्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप दोनों के बारे में डिटेल में आंसर कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। क्विज सॉल्व करोगे, इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हिंदी का कोर्स नहीं लिया है और ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो आप लेट कर रहे हो। आप इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट तैयार कर सकते हो। इसमें 100% का कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। हिंदी दोस्तों देखने में लगती है बहुत आसान, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे या आप एग्जाम में बैठोगे तो फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपको इस कोर्स को लेने के बाद 1% का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 100% आप स्कोर करके आओगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हो। हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, यहाँ पर 100% स्कोर किया जा सकता है। तो आप लोग देर मत करो, जाओ MZT ऐप ओपन करो, कोर्स को परचेज करो। बहुत सारी वीडियोज आई हुई हैं, नोट्स आए हुए हैं, उन सबको प्राप्त करो। डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, आप लोग डेमो क्लास भी देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल रखते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।